नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अब उपचुनाव का समय आ चुका है। कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं क्योंकि कई राज्यों में कई सारी सीटें खाली हो गई हैं और ऐसे में राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। बिहार की 2, हरियाणा की 1, महाराष्ट्र की 2, राजस्थान की 1, असम की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर उपचुनाव होते हैं और जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ है तो उपचुनाव के बाद बीजेपी की राज्यसभा में पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्यसभा में बीजेपी की सीटों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको बताते हैं, राज्य वाइज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर पलड़ा किसका भारी है। क्या लग रहा है कि इस उपचुनाव में क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब राजस्थान की। तो राजस्थान की खाली हुई सीटों को भरने के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसमें राजस्थान की एक सीट शामिल है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था, लेकिन केरल की अल्लापपुझा सीट से लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नियम अनुसार सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब बता दें कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 21 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके बाद 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो 27 अगस्त तक उसके पास मौका होगा। इसके बाद 3 सितंबर 2024 को वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी और फिर शाम 5 बजे नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा था। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो उपचुनाव होंगे उसमें उनका पलड़ा यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है। प्रदेश में भाजपा के 115 विधायक है, जबकि गठबंधन नेताओं को मिलाकर कांग्रेस विधायकों की संख्या कुल 74 है। इस लिहाज से राज्यसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस की यह सीट भाजपा के खाते में जाने की संभावना है। अगर यह आंकलन में हकीकत में परिवर्तित होता है तो भाजपा और कांग्रेस के खाते में बराबर सीटें हो जाएगी। वर्तमान में राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से 6 कांग्रेस के पास है, जबकि 4 बीजेपी के पास है। तो आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो मुकाबला है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो मुकाबला है वो बराबर का देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुकाबला है वो कुछ ऐसा है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी है। यानी राज्यसभा चुनाव जो है अगर हो रहे हैं राज्यसभा में जो इनकी जो उपचुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में राज्यसभा में इनकी सीटें जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान, तो हमने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं हम हरियाणा की। तो भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा में भी राज्यसभा इलेक्शन की घोषणा कर दी है। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक चलेगी। 8 घंटे वोटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट की घोषणा भी कर दी जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 5 सीटें हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक का था। चूंकि उनका शेष कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक है, इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग इस सीट पर उपचुनाव करा रही है। हरियाणा के कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 69(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाती है। तो अब समझिए क्यों कह रही है कि सीट जो है खाली हो जाती है। इसीलिए 4 जून से ही दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। अब राज्यसभा के चुनाव में अगर विपक्षी एकजुट हुए तो भाजपा को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि भाजपा के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इसीलिए सहयोगी हलोपा पे एक निर्दलीय मिलाकर 43 विधायक का सीधा समर्थन है। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर आई तो शाम से विधायक किरण चौधरी भी भाजपा में है, वो भी भाजपा के पक्ष में ही वोटिंग करेगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो खेल बदल जाएगा। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो चीजें अलग हो जाएगी। अब ये वो तब तक कर पाएंगी जब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस की याचिका पर उनके खिलाफ तलबदल कानून की कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28, किरण चौधरी को छोड़कर हम आपको बता रहे हैं, जजपा के पास 10, INLD के पास 1 और 4 निर्दलीय, यानी कुल 43 विधायक है। यानी बराबर का हिसाब किताब है। विधानसभा में अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति एक जैसी है और अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई तो भाजपा जीत जाएगी। जजपा के 2 विधायक जोगीराम सिंह और रामनिवास जो है सुरजा खेड़ा ने खुलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा की मदद की थी। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो है आंकड़ा बदल रहा है।
चुनाव के बाद जो है वे सीएम नायब सैनी से भी मिले। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को उनसे समर्थन की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एकजुट नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहेगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो है स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो मामला है वो ज्यादा इस तरफ झुक रहा है कि बीजेपी को फायदा ही फायदा होगा। बीजेपी को इस चुनाव में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इस चुनाव में बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका है राज्यसभा में अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने का, और ज्यादा अगर आप कहेंगे कि राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने का। और यही कारण है कि ये सबको देखते हुए अब आगे की तरफ जो है बीजेपी कदम बढ़ा रही है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। 14 से 21 अगस्त तक ये नामांकन प्रक्रिया जो है चलने वाली है। और ऐसी स्थिति में साफ तौर पर जो चीज है वो ये है कि फायदा काफी ज्यादा इनके पाले में देखने के लिए मिल रहा है। यानी फायदा जो है वो बीजेपी के पाले में देखते हुए मिल रहा है। और इससे ये बात कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए यहाँ पर भी एक सुनहरा मौका है। तो बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई। 14 से 21 अगस्त तक ये नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर बिहार से रिक्त राजस्थान की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग के अनुसार मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य बने जाने के कारण राज्यसभा की दोनों सीटें रिक्त हुई है। खाली हुई इन सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। सूचना आपको बता दें कि जो प्राप्त हो रही है चुनाव आयोग की ओर से 14 अगस्त को अधिसूचना के बाद 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। स्क्रूटनी 22 अगस्त को होगी और 27 अगस्त तक नाम वापसी का समय दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना का कार्यक्रम रखा गया है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर ने जो है लोकसभा चुनाव जीता था। तो ऐसे में बता दें कि मीसा भारती ने राज्यसभा का कार्यकाल जो है 7 जुलाई 2028 और विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। इससे पहले ही दोनों लोकसभा का चुनाव जीत गए। मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से सांसद बनी और विवेक ठाकुर नवादा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। और ऐसे में अगर आप कहेंगे तो जो समीकरण बदले हैं तो बिहार में भी समीकरण जबरदस्त तरीके से बदले हैं। तो बिहार में भी जो समीकरण है वो कुछ इस कदर बदले हैं कि स्थिति अभी ऐसी बताई जा रही है कि पूरी तरीके से अब बीजेपी के पाले में गेंद पड़ रही है। और जैसा कि हमने आपको बैक टू बैक राज्यों के हिसाब से आपको बताया किस तरीके से समीकरण बदल रही है, किस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही है। हमने आपको बिहार बता दिया, हरियाणा बता दिया, हमने आपको राजस्थान बता दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो उपचुनाव से पहले जो है काफी बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए भी ये सुनहरा मौका है बीजेपी के लिए। चुनाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। वहां पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है लॉबिंग बिठा रखी है। उद्धव ठाकरे भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। अब 2 कैंडिडेट जो है वो सीधा धमाकेदार बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एमएनएस ने चुनाव के लिए 2 कैंडिडेट उतारा है। और पहला जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है, मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो है पाला यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक टक्कर वाला मुकाबला महाराष्ट्र में हो सकता है क्योंकि एमएनएस भी है, उद्धव ठाकरे का गुट भी है, कांग्रेस से जो है महाआघाड़ी एक साथ है और एक तरफ जो है बीजेपी है। अब ये सारे समीकरण समय के साथ किस तरफ करवट लेते हैं, किस तरीके से चीजें जो है देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि हर जगह पे कहीं ना कहीं अगर जोड़ तोड़ की राजनीति की हम बात करें तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और राज्यसभा में उनकी पावर जो है वो बढ़ेगी ही। और यही कारण है कि इसे देखते हुए आगे की रणनीति जो है तैयार की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले जो उपचुनाव होने वाले, इसे लेकर जो चुनाव के डेट्स आ गए हैं, इसका ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत बताई जा रही है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।